नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये देखोगे तो यूनियन कार्यपालिका देखोगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव संघीय कार्यपालिका भाग 5 के अंतर्गत आता है भारत के राष्ट्रपति। और भाग 5 देखोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग खंड खंड में, एक दिन राष्ट्रपति, एक दिन आपका उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ऐसे करके एक एक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सारे तथ्यों को। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको यहां पर कवर करेंगे, साथ ही साथ आर्टिकल वाइज आगे बढ़ेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनका कैसा रहता है योगदान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक, सबसे पहले देखते हैं जो अभी ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का कि उपराष्ट्रपति जो उसका सीक्वेंस है उसको जमाइए, वित्त मंत्रालय जो वित्त मंत्री हैं उनका सीक्वेंस जमाइए। ठीक है, वित्त विभाग के अध्यक्ष हैं उनका सीक्वेंस जमाइए, या न्यायाधीश चीफ जस्टिस हैं उनका सीक्वेंस जमाइए। उसी तरीके से राष्ट्रपति का सीक्वेंस जमाइए, प्रधानमंत्री का सीक्वेंस जमाइए, ये सब आता है। ठीक है, तो हम लोग अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति को भी पूछ सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका काल क्रम के अनुसार इसको जमाने पूछ सकता है, शुरू से लेकर अंत तक, और 5, 6, 7 नाम बीच बीच से डाल देगा, उसको जमाने पूछेगा। तो समझना है, देखिए भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची याद रखना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति होते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद याद रख लेना, राजा राधा जाकर गिरा, राजा राधा जाकर गिरा, याद रख लेना, राजा राधा जाकर गिरा। ठीक, तो ये 4 हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद पहले, दूसरे हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे हुए वी गिरी जी, याद रख लेना, चौथे हुए वी गिरी जी। उसके बाद देखोगे 5वां तो फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख राष्ट्रपति हुए ज्ञानी जैल सिंह, याद रख लेना। उसके बाद देखोगे तो आर वेंकट रमन, फिर एस टी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, याद रख लेना। उसके बाद पूरे इंडिया को मिलता है सबसे प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण, दलित राष्ट्रपति के आर नारायण, इसको याद रख लेना। फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, याद रख लेना, अब्दुल कलाम, याद रख लेना। ठीक है, तो ये आपको जानना है। उसके बाद देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिलती हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद देखोगे तो प्रणब मुखर्जी जी, ये याद रख लेना, यूपीए गवर्नमेंट में वित्त मंत्री भी रहे, इसको याद रख लेना। फिर दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, याद रख लेना, द्रौपदी मुर्मू जी, ये वर्तमान में। तो इसको पूरा याद रख लेना है। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन जी, फिर वी गिरी जी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद जी, फिर नीलम संजीव रेड्डी जी, फिर देखोगे ज्ञानी जैल सिंह, फिर वेंकट रमन, फिर एस डी शर्मा, फिर के आर नारायण जी, उसके बाद अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी जी, फिर रामनाथ कोविंद, फिर द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान की राष्ट्रपति हैं। तो इसको याद कर लेना, किसके बाद कौन बना, किसके बाद कौन बना, इसको सीक्वेंस में जमाने पूछ सकता है। ठीक है, ये जान गए। अब हम लोग को क्या देखना है, तो राष्ट्रपति की जो विशेषताएं हैं, एक एक राष्ट्रपति की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब को हम लोग को कवर करना है। तो देखते हैं एक एक राष्ट्रपति के विशेषता। सबसे पहले राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा और ये लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हुए, इसको याद कर लेना। इसके बाद आप देखोगे तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी
1962 से 1967 तक, याद रख लेना, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तो इसको याद रख लेना। और इन्होंने 1954 में क्या मिला इनको, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किनको जी, तो राधा कृष्णन जी को, याद रख लेना। तीसरे क्रम में देखोगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1967 से 1969 प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने। मुस्लिम राष्ट्रपति देखोगे तो 3 हुए, एक तो याद रख लेना जाकिर हुसैन जी को, दूसरा याद रख लेना है फखरुद्दीन अली जी को, तीसरा याद रख लेना है हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी को, याद रख लेना एपीजे अब्दुल कलाम जी को, तो इसको याद रख लेना है। ओके, चौथे नंबर में हुए वीवी गिरी जी 69 से 74 तक, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, याद रख लेना 1974 से 77 तक, याद रख लेना इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, उसको याद रख लेना है। इसके बाद और एक और चीज देखोगे तो सर्वाधिक अध्यादेश किसने जारी किया, याद रख लेना फखरुद्दीन अली अहमद। याद रख लेना 1975 में जब इमरजेंसी लागू किया गया तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ये तीनों को याद रख लेना, फखरुद्दीन अली अहमद, इमरजेंसी और अध्यादेश को तो याद ही रख लेना। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन हुए, तो फखरुद्दीन अली अहमद, याद रख लेना। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी देखोगे तो निर्विरोध रूप में निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति बने, याद रख लेना। ये 2 बार से लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के स्पीकर थे, याद रख लेना। ठीक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, तो इसको याद रख लेना। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है, निम्नलिखित में से पूछा जाए तो नीलम संजीव रेड्डी को लेना है। 1977 से 82 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, 1982 से 87 तक, 1982 से 87 तक प्रथम सिख राष्ट्रपति, याद रख लेना। जेबी पॉकेट वीटो का यूज करने वाले प्रथम राष्ट्रपति हुए, याद रख लेना है। ठीक है, आर वेंकटरमन 87 से 92 गठबंधन की सरकार चली। इस समय इस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही 4 प्रधानमंत्री हुए, 4 प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी, फिर देखोगे तो वीपी सिंह, फिर देखोगे तो चंद्रशेखर, फिर देखोगे तो पीवी नरसिम्हा राव जी। तो याद रख लेना ऐसे कौन राष्ट्रपति हुए जिनके समय में 4 प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, तो आर वेंकटरमन, याद रख लेना 1987 टू 1992। इसके बाद एच डी शर्मा देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट यहां पर देश में एक हलचल सी आ गई जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ। इसके समय में, तो इनके समय में बाबरी मस्जिद कांड 6 दिसंबर 1992 में हुआ था। किनके समय में, एच डी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा जी के समय में, याद रख लेना 1992 से लेकर 1997। ओके, याद रख लेना। फिर मिलता है देश को एक दलित राष्ट्रपति, तो सर्वप्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में आते हैं के आर नारायण जी, याद रख लेना 1997 से 2002 तक। ओके, और इन्हीं के समय में देखोगे तो 3 राज्य का निर्माण होता है 2000 में, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, याद रख लेना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, याद रख लेना। 2006 में रिटर्न ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया इन्होंने, ये आपको जानना है। इसके बाद देश को मिलता है प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012। ओके, याद रहेगा। इन्होंने सबसे, देखो अब महिलाओं का दिल ना थोड़ा दयालु भाव रहता है, इस कारण आपको याद रख लेना है प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इन्होंने सर्वाधिक बार क्षमा याचिका, आपका देखोगे तो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया, तो सर्वाधिक क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करने वाली राष्ट्रपति बनी कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 7 से 12 तक रहा। फिर प्रणब मुखर्जी जी बने 12 से 17 तक प्रणब मुखर्जी जी बने। उसके बाद देखोगे तो दूसरे राष्ट्रपति कौन,
दूसरे दलित राष्ट्रपति ना सॉरी दूसरे दलित राष्ट्रपति 17 से 22 तक रामनाथ कोविंद जी, और वर्तमान में अभी कौन है तो द्रौपदी मुर्मू, ये आपको जानना है वर्तमान में। ठीक, इतना आपको जानना है। अब इन्हीं सब राष्ट्रपतियों का क्रम देखें, इन सब राष्ट्रपतियों में 4 राष्ट्रपतियों को आपको विशेष जानना है, किसके लिए, भारत रत्न से संबंधित। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 4 राष्ट्रपति हुए। 4 राष्ट्रपति कौन कौन, इनको देखिए। पहला बता दिया आपको, एक जानना है राजेंद्र प्रसाद जी को, राधा कृष्णन जी को, याद रख लेना, जाकिर हुसैन जी को, और हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो ये 4 लोगों को क्या मिला है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में मिला था, ये आपको जानना है। 1954 में क्या मिला तो भारत रत्न मिला। राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में मिला। जाकिर हुसैन जी को राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल चुका था 1963 में, 1963 में मिला है, और ये बने हैं बाद में, है ना। जाकिर हुसैन जी 67 से 69 इनका कार्यकाल रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को 1997 में मिला भारत रत्न, और ये बने कब तो याद रख लेना 2002 से 2007 में। तो इन 4 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको क्या मिला, भारत रत्न मिला है, और उनको याद रखने ला है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको जानना है, याद रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं, तो इसको समझना है आप लोग को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, याद रख लेना। भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, इसको याद रख लेना है आप लोग को। ओके ओके, ठीक। साथ ही साथ राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, और देश के समस्त कार्यपालिक शक्ति का केंद्र भी होता है राष्ट्रपति, ये आपको जानना है। अब देखो, राष्ट्रपति से संबंधित इतने सारे आर्टिकल हैं, इनको आपको याद करना है, याद करना है। आर्टिकल ये क्या बोलता है, आर्टिकल ये क्या बोलता है, इस तरीके से याद करना है, और याद करके इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और इसका पूरा डिटेल देखेंगे, ये है। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम में आ जाए, यूपीएससी में आए, सीजीपीएससी में आए, कोई भी स्टेट के एग्जाम में, सेंट्रल के एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में, आपको बन ही जाएगा, आपसे छूटने वाला नहीं है बस। लेकिन आपको ये मैं जो बोल रहा हूं उसको करना पड़ेगा, इतने आर्टिकल को आपको याद करना पड़ेगा। ओके, इतने आर्टिकल को याद करना है, और इससे संबंधित प्रावधान क्या क्या है उसको समझना पड़ेगा। ओके, तो इसको समझते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लूं, नहीं तो बंद हो जाएगा। चलिए, आवाज आ रही होगी अब। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक एक आर्टिकल अभी याद करेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक एक आर्टिकल याद करेंगे, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एमसीक्यू पर जाना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 याद रख लेना। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह बताता है। आर्टिकल 53 देखेंगे तो राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 देखोगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ओके, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, है ना, याद रख लेना। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। 54 राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, है ना, कौन से सिस्टम के आधार पर उसका इलेक्शन होता है। ठीक, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रख लेना, उसका सिस्टम प्रोसेस कैसा है, 55 में बताया गया है। 56 में देखोगे तो कार्यकाल, टर्म, कितना टर्म के लिए रहता है, कितने दिन के लिए वो कार्यकाल उनका रहता है, इसको समझना है। अब जब कार्यकाल देख लिए तो फिर से वो चुना जाएगा कि नहीं, इसके बारे में भी देखेंगे।
कार्यकाल देख लिए तो फिर से चुन पाएंगे कि नहीं उसको, तो पुनः नियुक्ति उसी को बोलते हैं। ठीक है, 57 बताता है। 58 59 60, 58 59 60, 58 क्वालिफिकेशन, 59 शर्तें और 60 देखोगे तो शपथ ओथ, याद रख लेना। योग्यता शर्तें शपथ 58 59 60। 61 देखोगे तो महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, महाभियोग, महाभियोग इम्पीचमेंट बोलते हैं। मतलब प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग लाना पड़ेगा और महाभियोग के थ्रू उसको हटाया जा सकता है, इसके बारे में बात करता है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 देखोगे तो जब निर्वाचन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कोई विवाद आ जाए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर पाएगा। ये कौन बताता है, तो 71 आर्टिकल। ओके, सुप्रीम कोर्ट इसका विनिश्चय करेगा। इसके बाद देखोगे तो क्षमा दान करने की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है 72 में, आर्टिकल 72, याद रख लेना। 77 जो देश का समस्त कार्य हो रहा है, सरकार का समस्त कार्य हो रहा है वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, याद रख लेना, आर्टिकल 77। उसके बाद आप देखोगे आर्टिकल 85 राष्ट्रपति सदन में सत्र आहूत कर सकता है, सदन मीटिंग के लिए, सेशन के लिए बुला सकता है। उसके बाद सत्रावसान कर सकता है, उस सेशन को एंड खत्म कर सकता है। साथ ही साथ देखोगे तो लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। ओके, याद रख लेना, लोकसभा को भंग कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। ठीक, ये आपको जानना है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। आर्टिकल 86 देखोगे तो राष्ट्रपति की संदेश भेजने की शक्ति, किसी को भी वो संदेश भेज सकता है। 87 देखोगे तो राष्ट्रपति का विशेष भाषण, जब नया लोकसभा का चुनाव होगा, आम सभा का चुनाव होगा, तो नए चुनाव होगा तो सरकार को वो पहला जो भाषण देता है वो विशेष भाषण के अंतर्गत आता है। जब सदन बैठती है, सत्र शुरू होता है, सेशन स्टार्ट होता है, तो वहां पर हर साल नए सेशन के स्टार्ट पर वो भाषण देता है, उसको बोलते हैं विशेष भाषण, याद रख लेना। 87 बताता है। फिर 108 ज्वाइंट सेशन, राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन के बारे में राष्ट्रपति को अधिकार है। उसके बाद देखोगे 111 111 111 राष्ट्रपति को वीटो पावर देता है। वीटो पावर का अधिकार याद रख लेना, वीटो पावर का अधिकार राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने संबंधित प्रावधान है, याद रख लेना। इसके बाद 123 123 ये है अध्यादेश। अध्यादेश लाने की, राष्ट्रपति अध्यादेश के थ्रू कोई भी कानून बना सकता है, ये अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 देता है राष्ट्रपति को। फिर 124 देखोगे तो जजों की नियुक्ति, जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब में जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करती है, याद रख लेना। 124 143 याद रख लेना, तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी परामर्श ले सकते हैं किसी भी विषय पर। ओके, याद रख लेना। उसके बाद 3 ठो आर्टिकल है, वो आपातकाल, इमरजेंसी से संबंधित है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना। 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन सा, तो एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, याद रख लेना, वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आपातकाल का देखोगे आर्टिकल, तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक या इसी को राष्ट्रपति शासन बोलेंगे 356, और वित्तीय आपातकाल इसको बोलते हैं फाइनेंशियल, इसको याद रख लेना 360। और इन तीनों आर्टिकल के थ्रू आपातकाल से संबंधित अधिकार राष्ट्रपति को है। कौन कौन सा, राष्ट्रीय, संवैधानिक, वित्तीय, ये आपको जानना है। तो ये पूरा आर्टिकल को हम लोगों ने यहां पर देखा, इसको आपको 1-2 बार लगातार पढ़ोगे तो याद होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं।
इससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले ही बता दिया था, पहले स्लाइड में आया हुआ क्वेश्चन, प्यून के एग्जाम में सीजीपीएससी ले रहा था प्यून का एग्जाम, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रख लेना, ये लगातार 2 बार निर्वाचित हुए, 2 बार निर्वाचित हुए, ये आपको जानना है। और एक और फैक्ट इसके बारे में देखोगे तो इनको क्या मिला? भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया, भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया, ये जानना है। तो ये आर्टिकल 52 से संबंधित क्वेश्चन है। आर्टिकल 52 से इसको देखते हैं। आर्टिकल 52 हमारा क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और इसी आधार पर प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, याद रख लेना, ठीक है। राष्ट्रपति का पद ये आपको जानना है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वही पहला नागरिक और राष्ट्र अध्यक्ष कहलाएगा, इसको जानना है। अब संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे, आर्टिकल 77 बोलता है, इस तरीके से आपको जानना है। और राष्ट्रपति देखोगे तो देश की अखंडता और एकता का प्रतीक होगा, ये आपको जानना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। तो इससे संबंधित ये फैक्ट को भी याद रखो। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें से किसको किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? तो ये आर्टिकल 53 से संबंधित है। 53 में क्या है? कार्यपालिक शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, याद रख लेना। और कार्यपालिक शक्ति में ही बताया गया है अपॉइंटमेंट, ओके, अपॉइंटमेंट। प्रशासनिक अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है ये कार्यपालिक शक्ति, याद रख लेना। और इसमें अपॉइंटमेंट किसका किसका हो सकता है? तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, याद रख लेना, इसका हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बताया हूं आर्टिकल 124, याद रख लेना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी सही है, आर्टिकल 124। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, डीएड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डीएड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और इन सबको जानना है। इसके अलावा और किनको किनको करता है, पूरा लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इन सबको जानना है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिक शक्ति से संबंधित है। यह बताता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, भारत के राष्ट्रपति में निहित है। और ये अपने काम को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और इनको क्या क्या नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है? तो पीएम की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है, इन सब की नियुक्ति यूपीएससी चेयरमैन की करता है, अन्य आयोग के अध्यक्ष की बहुत सारे लिस्ट हैं, उन सबको याद करना है। तो ये नियुक्ति के अधिकार देता है कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत। तो हमने आर्टिकल 52 देखा जो भारत का एक राष्ट्रपति होता है बताता है, आर्टिकल 53 देखा जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताता है, इसको देख लिए। ओके, चलिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि यहां पर आप देखोगे तो आप लोग के लिए पीएससी प्रीलिम्स को देखते हुए 28 सितंबर 2025 से हमारे यहाँ
टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, टेस्ट सीरीज सीजीपीएससी प्रीलिम्स का। ओके, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, बाइलिंगुअल रहेगा टेस्ट सीरीज का नेचर। ओके, याद रख लेना, इसमें ऑफलाइन फीस देखोगे तो 1199 रुपए है और ऑफलाइन ऑनलाइन फीस देखोगे तो 299 रुपए है, जो एप्लीकेशन के थ्रू आपको देना पड़ेगा। इसमें टोटल 17 टेस्ट रहेगा और 17 टेस्ट में हम लोग हर सेक्शन को इसमें कवर करेंगे। तो 28 सितंबर को जो टेस्ट रहेगा वो छत्तीसगढ़ का भूगोल पार्ट 1 और भारत का भूगोल पार्ट 2 याद रख लेना। छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी और भारत के ज्योग्राफी पार्ट 1 करके ले रहे हैं, 2 बार में लिया जाएगा, पार्ट 2 लिया जाएगा, इस तरीके से। फिर हर एक सेक्शन को इसमें देखोगे छत्तीसगढ़ हिंदी, छत्तीसगढ़ सीसेट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, विज्ञान, आधुनिक इतिहास, पंचायती राज, भारत का संविधान, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति सीसेट, तार्किक, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ ही, भारत का भूगोल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, पर्यावरण, आधुनिक इतिहास, नगरीय निकाय, भारत की कला संस्कृति दर्शन, भारत की अर्थव्यवस्था। और उसके बाद जो 3 टेस्ट लास्ट में होना है 4 जनवरी, 11 जनवरी और 18 जनवरी, ये फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 जैसा कि एग्जाम में होता है, पेपर 1 पेपर 2, उसी आधार पर ये 4, 11 और 18 जनवरी को 3 टेस्ट होगा, वो फुल लेंथ नेचर का एक आपका मॉक टेस्ट होगा। तो इसको याद कर लो। याद करना ये है कि याद से इसको ज्वाइन करना है, कॉल करना है, इस नंबर पर नंबर दिया गया है। और अगर आकर के आप यहाँ खरीदना चाहते हो तो डीडीयू नगर गुलचौक रायपुर हमारा क्या है एड्रेस है, ठीक है। तो जल्दी करिए, है ना। 17 टेस्ट है, बहुत ही अच्छा यहाँ का। यहाँ देखोगे तो यहाँ का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। सीजीपीएससी नॉलेज का टीम बहुत मेहनत करती है इस सब टेस्ट सीरीज के लिए और बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है जो आपको एग्जाम में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोग एक तरफ क्या यूट्यूब के थ्रू कोर्स कंप्लीट ही कराना है, टेस्ट सीरीज भी आ गया, तो आपका थोड़ा सा नॉमिनल खर्चा में आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हम लोग करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से? 28 सितंबर से। इस बार सबको प्रीलिम्स निकालना है, ओके। तो ये आपको जानना है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक। 53 तक हो गया, 53 तक हो गया ना। अब हम लोग को क्या देखना है जी? चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा निर्वाचित? ये आर्टिकल 54 से संबंधित हर आर्टिकल का क्वेश्चन लेकर आया हूं। कैसा क्वेश्चन? देखिए सीजी व्यापम आरटीओ कांस्टेबल 2010 का क्वेश्चन है, आर्टिकल 54 से संबंधित है। ये आपको जब बताना है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, निर्वाचक मंडल में इसका उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये आर्टिकल 54 बताता है, उसी से संबंधित है। और उसमें देखोगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये किसके? तो लोकसभा और राज्यसभा के। लेकिन ये एमपी कैसे? इलेक्टेड एमपी याद रख लेना, इलेक्टेड एमपी भाग लेते हैं। इसी तरीके से एमएलए याद रख लेना। और ये कैसे एमएलए? इलेक्टेड एमएलए, नॉमिनेटेड नहीं। और इलेक्टेड में देखोगे तो एक तो सभी राज्य के एमएलए, साथ ही साथ यूटीज के एमएलए। यूटीज में कौन कौन सा जी? दिल्ली और पुडुचेरी, ओके। ये आपको जानना है। तो एमएलए देखोगे और इधर एमपी देखोगे, लोकसभा राज्यसभा का और सभी, और इधर भी आपको जानना है। ये इलेक्टेड ना, ये आपको जानना है। ये कौन बताता है? आर्टिकल 54 बताता है। तो इसको पूरा याद कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहां पर देख लीजिए, इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसको याद रख लेना। ये आंसर होगा संसद, विधानसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित बोल रहा है मतलब इलेक्टेड मेंबर, ओके। इलेक्टेड मेंबर, ये आपको जानना है, ना कि नॉमिनेटेड। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहां पर देखते हैं, थोड़ा ब्लर है लेकिन आप लोग चलाओगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, एक तो
इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा एक हो गया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज, याद रख लेना स्टेट असेंबलीज, ये हो गया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी, वहां की, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा है, वहां भी एमएलए बनते हैं। ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर। ये किसमें किसमें जी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, याद रख लेना। ओके, इसके अलावा आप देखोगे तो सेक्रेट पेपर बैलेट सिस्टम से ये चुनाव होता है, और साथ ही साथ देखोगे तो बैलेट पेपर यूज हुआ था 2017 में। तो 2017 में एमपी के लिए ग्रीन कलर का बैलेट पेपर यूज हुआ था और पिंक कलर का एमएलएस के लिए यूज हुआ था। एक कंडीशन क्वेश्चन में अगर पूछ दे आपको घुमा फिरा के कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के दौरान कोई विघटित हो जाए, कोई विघटित हो जाए, जैसे कि असेंबली विघटित है या कोई लोकसभा विघटित हो गया, तो उसके मेंबर यहां पर वोट करेंगे कि नहीं, क्वेश्चन में आएगा। तो वोट नहीं कर सकते, याद रख लेना। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते, जब तक विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व ना हुआ हो। तो राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व अगर वो सभा फिर से चुनाव हो जाता है तो वो लोग वोट कर पाएंगे, अगर नहीं होता है तो वो लोग वोट नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि हमारा तो विधानसभा विघटित था, इस समय आप इलेक्शन करा दिए तो हम न्यायालय जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बस ये बताता है, तो वो कंडीशन को भी समझना है। ओके, तो इसमें क्या छूटेगा बताओ, सब तो बता दिया ना। आर्टिकल 54। अब आते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किस पद्धति से, किस पद्धति से? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, पूरा प्रोसेस बताना है, सिस्टम कैसा, प्रोसेस सिस्टम बताना है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, याद रख लेना, इसका आंसर होगा बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, याद रख लेना। ओके, समझ आ रहा है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इसी के थ्रू होता है, समझते हैं इसको पूरा, इससे कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये देख लिए ना तो आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी कैसे भी घुमा के आए आपका बनेगा ही बनेगा। आपको पूरा एमसीक्यू के थ्रू पूरा थ्योरी कवर कर रहा हूं। देखो यहां पर लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, आर्टिकल 55 में बताया गया। इसमें 4 रीति बताया गया। एक तो बताया गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन, फिर इसके बाद देखोगे तो गुप्त मतदान, याद रख लेना, सेक्रेट वोटिंग, और आप देखोगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इसी को पूछा गया है, यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सिंगल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब देखोगे तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता प्रेसिडेंट को सीधे नहीं चुनती, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि कौन है? हमारे प्रतिनिधि एमएलए होंगे, या तो एमएलए होंगे या तो एमपी होंगे, एमएलए या एमपी होंगे। तो एमएलए का वोट काउंट कैसे होता है, तो उसके लिए वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है? तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और नंबर ऑफ एमएलए दोनों का जब भाग कर दोगे, उसके बाद इसका 1000 से गुणा कर दोगे, या आप सीधे पूरा का 1000 से भाग कर दोगे, बात वही है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा समझते हैं वो इसको समझते होंगे। यहां पर तो गुणा वाला रहता है कई ठो में, तो अगर इसको काट के यहां पर 1000 कर देते हो तो बात वही है, ठीक है, बात वही है ना, इसका मतलब वही है। तो आप ऐसा कर सकते हो, या ऐसा जो है इसको, तो ये फार्मूला है, इसका निकल जाएगा एमएलए का, एक एमएलए का वोट वैल्यू तो पूरे स्टेट का
वोट वैल्यू निकल जाएगा। ओके, जैसे इसको और इजी करूं तो छत्तीसगढ़ का निकालना है, तो छत्तीसगढ़ में मान लीजिए 2,55,45,198 लोग हैं, यहाँ की जनसंख्या है, वोटर है, मान लो वोटर, मान लो वोटर, उसको मान लो, है ना, ये जनसंख्या है लेकिन वोटर मान लो उसको, ठीक, पॉपुलेशन जनसंख्या ऑफ द स्टेट, हाँ जनसंख्या। उसके बाद यहाँ एमएलए कितने हैं 90, 90 से डिवाइड कर दो, ये जो आएगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ का वोट वैल्यू कहलाएगा, वोट वैल्यू कहलाएगा। 90 से डिवाइड कर दोगे तो वोट वैल्यू, एक एमएलए का वोट वैल्यू, एक एमएलए का वोट वैल्यू। उसी तरीके से पूरे भारत देश के एमएलए के वोट वैल्यू को जोड़ देंगे और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एमपीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमपीज में लोकसभा के प्लस राज्यसभा के, ये दोनों के, उससे डिवाइड कर देंगे तो एक एमपी का आ जाएगा, एक एमपी का आ जाएगा और उसी के आधार पर एक वोट पता चलता है, वोट वैल्यू पता चलता है। ठीक है, ये हो गया, समझ आ गए ये चीज। उसके बाद देखोगे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसका क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन क्वालिफिकेशंस अगर पूरी करते हो तो आपको नामांकन दाखिल करना पड़ेगा, अपना फॉर्म जमा करना है कि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, और साथ ही साथ आरबीआई में 15,000 रुपए डिपॉजिट आपको जमा करना है, जमानत राशि जमा करना है ना, जमानत राशि आपको जमा करना है। ये 3 क्राइटेरिया और है, तब जाके आप कैंडिडेट बनोगे। ये 1997 से पूर्व देखोगे, अगर कंडीशंस में पूछ दे तो प्रस्तावक अनुमोदक कितने थे पहले पूछा जाए 1997 से पहले, तो उसको भी याद कर लेना, ऐसे ऐसे ट्रिक को पूछता है, क्वेश्चन बनाता है। तो 1997 से पूर्व देखोगे तो अनुमोदक और प्रस्तावक 10-10 ही लगते थे। इलेक्शन लड़ने के लिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए 10-10 ही अनुमोदक प्रस्तावक लगते थे और जमानत राशि 2500 रुपये थी। ये 1997 के बाद बढ़ा और इसको 50-50 कर दिया और उसको 15,000 कर दिया गया, ये आपको जानना है। इसके बाद अब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वोट भी पड़ गया, वोट भी ये लोग डाल दिए, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगा। तो काउंटिंग कैसे होता है, और काउंटिंग से पहले एक और चीज देख लो कि ये लोग वोट करेंगे तो वोट कैसे करते हैं। तो वोट के लिए मान लीजिए 2 लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, ए और बी, 2 व्यक्ति, या सी 3 लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, 3 लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, तो उनका 3 लोग का पर्ची बन गया। तो ये लोग वोट करने जाएंगे तो इनका वोट कैसे पड़ेगा, तो ये लोग वोट मैं ए को दिया ऐसा करके नहीं आ जाएगा, ये क्या करता है वरीयता में सबको वोट देता है। वरीयता में ये बोल रहा है मैं बी को चाहता हूं तो बी को 1 नंबर दे दिया, 1 नंबर के बाद इसके बाद मैं ए को चाहता हूं, इसके बाद मैं सी को चाहता हूं, तो ये वरीयता क्रम में वोट देगा। वरीयता क्रम में सब लोग वरीयता क्रम में वोट देंगे और सबको वोट देना अनिवार्य है। ये बी को भी दे रहा है, ए को भी वोट दिया, लेकिन सी को। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि प्रायोरिटी इसकी किसकी, मान लीजिए मेरी वोट है तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, बी है, बी पहले बनना चाहिए, उसके बाद ए बनना चाहिए, उसके बाद सी, तो बी को पहले, तो वरीयता क्रम में वोट डालते हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग वोट कैसा डालते हैं, वरीयता क्रम में। अब इसी वरीयता क्रम का काउंटिंग होता है, इसी वरीयता क्रम का काउंटिंग होता है। तो काउंटिंग कैसे होगा, ये 1 2 3 4 लिखा है ना, तो पहले वरीयता क्रम वाले का काउंटिंग होगा। और पहले वरीयता क्रम में ही अगर कोई व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है, न्यूनतम कोटा क्या है, वैध मतों का 50% प्लस 1, याद रख लेना। तो न्यूनतम कोटा पहले ही प्राथमिकता वाले जो वोट पड़े हैं उसका काउंटिंग करने से मिल जा रहा है तो वो व्यक्ति जीत गया। अगर नहीं मिल पाया, न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त कर पाया, तो दूसरे वरीयता क्रम वाले जो दूसरा दिया है ना, उन सबको काउंट करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें, पहले में। दूसरा वाले का काउंट किए और इसको पहले वाले में ट्रांसफर कर दिए। इसी लिए बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, याद रख लेना। अब न्यूनतम, दूसरा के बाद न्यूनतम कोटा प्राप्त मिल गया तो वो जीत गया माना जाएगा। अगर नहीं मिला तो अभी तीसरा वाला काउंट होगा, तीसरा वाला काउंट करेंगे, उसको फिर से
ट्रांसफर करेंगे। अब तो मिल ही जाएगा। इस तरीके से जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये वो वरीयता क्रम के आधार पर उसको ट्रांसफर करते जाएंगे, वो उसको काउंट कर करके। याद रख लेना, जैसे ही न्यूनतम कोटा एक व्यक्ति प्राप्त कर लेगा वो जीत माना जाएगा, याद रखना। तो इस तरीके से इसका काउंटिंग होता है, याद रख लेना। और इस इलेक्शन के ड्यूरेशन में अगर कोई विवाद की स्थिति आ जाए तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देता है, सुप्रीम कोर्ट दखल देता है, इसको याद रख लेना। ओके, तो इस तरीके से ये राष्ट्रपति का पूरा इलेक्शन होता है। 4 पद्धति, कौन लोग वोट देते हैं, किस आधार पर वोट देते हैं, कैसे क्या करना पड़ता है, किस आधार पर काउंटिंग होता है, सब बता दिया। इतना पढ़ लिए तो आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। ये था आर्टिकल 55, याद रख लेना। और इसका आंसर एकल हस्तांतरण मत प्रणाली, सी आंसर हो जाएगा, बी आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल, टर्म्स, टेन्योर। ठीक, द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 ईयर, है ना। व्हाट विल हैपन इफ द न्यू प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड बिफोर दिस ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। क्या बोलता है, 5 वर्ष का है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अगर इसके 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, किसी भी अपरिहार्य कारण के वजह से नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, अब इस एक व्यक्ति का सितंबर 2025 में कार्यकाल खत्म हो रहा है, कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ओके, कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर इस कार्यकाल सितंबर से पहले कोई नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब क्या होगा, यही क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा। क्या ये एक सब व्यक्ति इस दिन छोड़ देगा क्योंकि नहीं चुना गया है तो पर भी छोड़ देगा? गलत, नहीं छोड़ेगा। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है, धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आंसर हो जाएगा बी। तो अगर इस दिन तक कोई नया राष्ट्रपति चुनाव नहीं हुआ है, नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, तो यही आगे तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति चुना ना जाए। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, याद रख लेना, राष्ट्रपति जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी चुन नहीं लिया जाता तब तक वो पद नहीं छोड़ता, याद रख लेना। और जब तक उसका पद का एक्सटेंशन होगा, उसका पेमेंट भी जो पहले मिलता था उसके आधार पर डे के आधार पर काउंट होकर उसको मिलेगा, जब तक वो एक्सटेंड हुआ है तब तक। सीजी व्यापम पटवारी 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ये याद रख लेना। कोई जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आया, नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया, तब तक वो बना रहेगा। वो 5 साल से ज्यादा हो जाए तो पर भी कोई दिक्कत नहीं। ये था इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब समझते हैं अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। ओके, तो राष्ट्रपति का टेन्योर कैसे काउंट होता है? तो जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ले लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को, और जिस दिन वो शपथ लेकर के पद धारण कर लेगा, पद धारण कर लेगा, याद रख लेना, पद धारण उस दिन से 5 वर्ष तक रहता है, और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं आया है। ये आपको जानना है। ओके ओके, याद रख लेना। राष्ट्रपति की पद मुक्ति, ये तो चुना जाता है। राष्ट्रपति को रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको समझना है। या तो राष्ट्रपति खुद से त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे, या राष्ट्रपति का 5 वर्ष कंप्लीट हो जाए तब वो छोड़ेगा। राष्ट्रपति का आकस्मिक कोई वजह से, अपरिहार्य किसी वजह से देखोगे तो डेथ वेथ हो गया तो वो पद मुक्त कहलाएगा।
और अगर राष्ट्रपति को लोग हटाना चाहे तो इसके लिए इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाना है, ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है, उसका अतिक्रमण कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। उस स्थिति में उस आरोप के आधार पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध इम्पीचमेंट का प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। और इम्पीचमेंट अगर पारित हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है, उसका पद स्वतः ही समाप्त माना जाता है। तो ये चार आधार है। अगर मान लो कोई रिजाइन कर दिया तब क्या होगा? तो कोई रिजाइन कर दिया या उसका पद किसी भी कारण से खाली हो गया तो आप देखोगे राष्ट्रपति के जगह में उपराष्ट्रपति काम करेगा। अचानक से हुआ है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा। अचानक से हुआ है तो अगर उपराष्ट्रपति उस समय नहीं है तो राष्ट्रपति के जगह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज, वरिष्ठ न्यायाधीश काम करेगा। समझ आया? समझ आया? तो ये आपको जानना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? अगर उसका मान लीजिए रिजाइन कर दिया या त्यागपत्र दे दिया आपका, या मृत्यु हो गया, महाभियोग हो गया, तो कौन काम करेगा? तो उस स्थिति में आप देखोगे तो ये चारों को याद रखना है। ये आर्टिकल 56 बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल और उसका रिमूवल, उसके अंतर्गत आपको जानना है। ठीक? त्यागपत्र उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत सूचित करता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? तो त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। याद रख लेना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को त्यागपत्र देगा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को त्यागपत्र देगा। तो दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। लेकिन जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को त्यागपत्र देता है, ये तुरंत किसको सूचित करेगा? स्पीकर को। स्पीकर किसका? लोकसभा का। ओके, उसको तुरंत सूचित करेगा, फिर वो उसके आधार पर काम करेंगे सदन में। ठीक है? त्यागपत्र किसको देता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को। याद कर लेना, पूछा है कई बार क्वेश्चन, तो ये आपको जानना है। चलिए, आर्टिकल 57 से संबंधित क्वेश्चन आ गए आप लोग के सामने, है ना? निम्नलिखित में से कौन 2 कार्यकालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये क्या बोलता है? देखो उसमें कार्यकाल देखे, कार्यकाल, कार्यकाल देखे ना, कार्यकाल किसमें? 56 में। तो 57 देखोगे तो कार्यकाल का पुनः नियुक्ति, पुनः निर्वाचन, पुनः नियुक्ति, ओके, पुनः कार्यकाल हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट बना है और इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो ये फिर से लड़ सकता है कि नहीं, या फिर से चुन सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल चुन सकता है। याद रख लेना, कितनों बार भी इसका कोई स्पेसिफिक बताया नहीं कि कोई भी प्रेसिडेंट केवल 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, ऐसा कोई कहीं पर लिखा नहीं गया है। तो कोई भी व्यक्ति डबल भी निर्वाचित हो सकता है, ट्रिपल भी निर्वाचित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है? अगर लोकप्रिय है, उसको चाह रहे हैं, तो बिल्कुल वो निर्वाचित हो सकता है। तो पुनः नियुक्ति का इसी आधार पर ही तो लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसको जान लो भाई। 57 आर्टिकल नंबर 57 पुनः नियुक्ति की बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और इसी आधार पर, इसी को आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे, यूएसए में देखोगे तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो केवल 2 बार ही, अपने पूरे जीवन में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। केवल 2 बार बन सकते हैं राष्ट्रपति। बराक ओबामा जी 2 बार राष्ट्रपति रहे, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाए, है ना? अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद ये भी नहीं बन पाएंगे। इस तरीके से वहां का 2 बार है, अधिकतम 2 बार। भारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कितनों बार भी आप
निर्वाचित हो सकते हो। तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, आर्टिकल 57 को बताना था मेनली कि इसका आधार भारत का राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है जब तक वो दोबारा चुना जाता है। कई बार चुन सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। 57 हो गया। इसके बाद आर्टिकल नंबर 58, आर्टिकल नंबर 58 देखोगे तो इसमें आप देखते हो क्या, समझिए, व्हाट इज नॉट द क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 58 से संबंधित है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2014 टेट के एग्जाम में। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें ये टाइप गलत हो गया है, इसको ऐसा रखेंगे। ठीक है, अब बताना है आंसर। ठीक है, वह किसी अन्य लाभ के पद पर हो, तो लाभ के पद पर हो, वह लोकसभा के निर्वाचन के लिए अर्ह हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको हटाया तब ना, ये गलत हो जाएगा और आंसर बन जाएगा सी, याद रख लेना। ठीक है, वो कोई अन्य लाभ के पद पर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, याद रख लेना। निर्वाचित नहीं हो सकता राष्ट्रपति के रूप में। देखिए पूरा डिटेल में समझना है इसको, अभी पूरा डिटेल में। ओके, पूरा डिटेल देखेंगे। क्वालिफिकेशंस टू बिकम प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस टू बिकम प्रेसिडेंट, तो क्या क्या होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, बिल्कुल। शुड बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा मेंबर बनने की अर्हता होना चाहिए, बिल्कुल याद रख लेना। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है लोकसभा ना, राज्यसभा नहीं। राज्यसभा नहीं तो राज्यसभा अगर आपके ऑप्शन में दे दे, इसको आरएस कर दे, राज्यसभा कर दे, तो गलत हो जाएगा। लोकसभा मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे चीजों को आपको ध्यान में रखना है और यही हम लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तभी, और उसमें अन्य लाभ के पद पर हो लिखा है, इस कारण उसका आंसर सी लेंगे हम लोग। ठीक है, तो लाभ का पद क्या होता है इसको समझिए। लाभ का पद क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इसको समझिए। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब है, इसको आर्टिकल 102 में बताया गया है, 102 102 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। और इसमें कहा गया है, याद रख लेना, ओके, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी शासकीय कर्मचारी या किसी शासकीय संस्थान में, अर्ध शासकीय संस्थान में, निजी संस्थान में जिसमें 25% वो रहे, कॉर्पोरेट वाला रहे, तो उसमें पार्टिसिपेशन है, वहां से लाभ प्राप्त करता है, वहां से वेतन, श्रमिक, धन संबंधी कुछ भी लाभ फायदा ले रहा है, सार्वजनिक पब्लिक अथॉरिटी से या स्थानीय प्राधिकरण से, राज्य सरकार से, भारत सरकार से, किसी अन्य रूप में पैसा कमा रहा है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 102 के अंतर्गत ये बताया गया है। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत कुछ कुछ चीज नहीं आता। कौन सा, जो लोक सेवा के अंतर्गत आप देखोगे तो देखिए यहां पर लाभ के पद के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता, उपराष्ट्रपति का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता, संघ के मंत्री का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता, राज्यपाल का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता, राज्य के मंत्री का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता। तो कोई मंत्री, विधायक, सांसद ये सब है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आएगा, याद रख लेना। लेकिन कोई डीएम है, ओपी चौधरी जी को जानते हो, ओपी चौधरी जी, ओपी चौधरी जी क्या थे, कलेक्टर थे ना, डीएम थे, तो डीएम थे, तो डीएम थे तो ये भारत सरकार से, राज्य सरकार से ये प्रॉफिट ले रहे थे वेतन के रूप में, है ना। इसी कारण जब ये क्या बने, ये क्या बने, विधायक बने, तो इनको छोड़ना पड़ा ना, रिजाइन करना पड़ा ना। ये डीएम कोई लड़ रहा है इलेक्शन प्रेसिडेंट का,
तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है डीएम का पद। तो याद रख लेना ये सब पद है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता। और लाभ के पद का निर्धारण देखोगे, लाभ के पद का निर्धारण देखोगे तो कौन करता है? संसद करता है, इसको याद रख लेना। और इसी को देखोगे तो इसमें लाभ के पद के अंतर्गत क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं बैटरी चेंज करना हूं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए चलिए फिर से, तो हम लोग कितना देख लिए? 58 तक देख लिए। ओके, अब हम लोग को आगे देखना है ना? ये हो गया। देखिए, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। ओके, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो शर्तें बोल रहे हैं ना, क्वालिफिकेशंस और शर्तें एक जैसा लगता है, और इसी में कंफ्यूजन, इसी कारण ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों को मिला दिया गया है। भारत का नागरिक देखोगे तो ये क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत आता है, क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत, याद रहेगा, योग्यता के अंतर्गत। 35 वर्ष की आयु देखोगे तो क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत, ठीक है। वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ये शर्तें हैं, ये शर्तें हैं, ये टर्म्स है, कंडीशंस है, शर्त रखा गया है, विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा, वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा, ये देखोगे, अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा, ये सही शर्त है ना, ठीक। और क्वालिफिकेशंस के अंतर्गत भी आता है। इसमें लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा की सदस्यता, लोकसभा, ये क्या है? क्वालिफिकेशंस। तो जहां पर नहीं आ जाए, नहीं वाला, नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं होगा, वो शर्तें हैं, याद रख लेना। और जहां पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशंस है, बस। तो यहां पर होनी चाहिए, लेनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये क्या है? क्वालिफिकेशंस। और नहीं होगा, नहीं होगा, वो शर्तें हैं, शर्तें हैं। तो ये 3, 4 और 6 वह विशेषाधिकार का हकदार होगा, ये आप देखोगे तो डी इज द राइट आंसर। एजीडीओ 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और इसमें शर्तें और क्वालिफिकेशंस को कैसे पहचानना है? नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये शर्त है, टर्म्स है, उस कंडीशन से लग गया। ये होनी चाहिए, सजेशन के रूप में ये होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये फॉर्म डालने के लिए ये होना चाहिए, होना चाहिए। अभी एपी बनने के लिए, एपी बनने के लिए क्या? नेट या सेट क्लियर होना चाहिए। शिक्षक भर्ती, टीचर बनने के लिए टीटी, डीएड, बीएड होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशंस है, बात समझ रहे हो? ये आपको जानना है। लेकिन प्राथमिक टीचर वर्ग 3 सहायक शिक्षक बनने के लिए बीएड नहीं होनी चाहिए, बीएड नहीं होनी चाहिए, ये टर्म्स है, कंडीशंस है। बीएड बोल रहा, बीएड नहीं होनी चाहिए, ओके, ये कंडीशंस है, इस तरीके से छांटना है, ओके, याद रहेगा। तो ये शर्तें आपको जानना है। ये हो गया आर्टिकल 59, शर्तें वेतन भत्ता, शर्तें वेतन भत्ता। राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख, 7वें वेतन आयोग के अनुसार 1.5 लाख पेंशन। वेतन एवं भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा। पदावधि के दौरान वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती, याद रख लेना, किसी प्रकार का इसमें कटौती नहीं होता। और साथ ही साथ देखोगे तो इनका वेतन किस पर भारित होता है पूछा जाए तो याद रख लेना, संचित निधि पर, ठीक है, संचित निधि पर भारित होता है, इसको याद रख लेना। यदि कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे उस सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ओके, तो इसको जानना है।
ये वेतन, आपका शर्तें और भत्ता, वेतन भत्ता और शर्तें, ये हो गया 59। 60 में देखेंगे तो शपथ, शपथ से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। 60, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? देख लो, शपथ, शपथ तो राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं है तो कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जस्टिस, ओके, वरिष्ठ जज, वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर, ओके, ये आपको याद रख लेना है। अगर वो नहीं है तो, ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का ही ना, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, तो सीजी व्यापम सहायक संपरीक्षक एग्जाम में हुआ है, 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अब यहां पर देख लेते हैं राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान। तो देखोगे तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा, ये याद रख लेना। ओके, तो अब जो राष्ट्रपति है वो शपथ लेता है, शपथ लेता है तो क्या क्या चीज का शपथ लेता है? देखोगे तो वो श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पद का निर्वहन का शपथ लेता है, जनता की सेवा एवं कल्याण का संकल्प लेता है, संविधान एवं विधि के लिए परिरक्षण करने का, संरक्षण करने का और प्रतिरक्षण करने का शपथ लेता है। और बाकी जो प्रधानमंत्री या मिनिस्टर बनते हैं ये लोग क्या लेते हैं? पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो दोनों में अंतर होता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं लेता राष्ट्रपति, इसको याद कर लेना। राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का निर्वहन, जनता की सेवा एवं कल्याण का संकल्प और संविधान एवं विधि का परिरक्षण करेगा, प्रिजर्व करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको डिफेंड करेगा, संविधान का। तो याद रख लेना है, प्रोटेक्टर कौन है संविधान का? तो राष्ट्रपति, वो प्रोटेक्ट करने का शपथ लिया है। शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है अभी बताइए कमेंट करके। और अगर वो नहीं रहता, अनुपस्थित है उस समय, वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, याद रख लेना। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन या अन्य कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति करता है तो उसे इसी प्रक्रिया से, कोई मान लीजिए राष्ट्रपति की जगह में एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति है, तो उसको भी यही शपथ दिलाएंगे, इसी तरीके से गुजरना पड़ेगा। तो याद रख लेना, ये हो गया आर्टिकल 60। इसके बाद देखेंगे महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रख लेना, ये रिमूवल की एक पद्धति है। रिमूवल की पद्धति 4 देखे, उसमें से एक पद्धति है इम्पीचमेंट। महाभियोग आया हुआ क्वेश्चन है। इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, केवल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो इम्पीचमेंट कहां शुरू हो सकता है? तो इम्पीचमेंट लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी सदन में। याद रख लेना, संसद के किसी सदन में शुरू हो सकता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का रीजन क्या होगा कि किसी को अब अगर लग जाए एमपीज लोग को कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो संविधान का दुरुपयोग कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, उस आधार पर उस पर आरोप लगा करके संसद में इम्पीचमेंट प्रस्ताव लेकर आएगा, इम्पीचमेंट बिल लेकर आएगा। किसी भी सदन, या तो लोकसभा में शुरू हो सकता है या राज्यसभा में, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। तो इसको याद कर लेना भाई, ऐसा नहीं कि लोकसभा में ही होगा या राज्यसभा में, ये पूरा प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। ओके, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। तो महाभियोग देखोगे तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में दर्शाया गया है और इसके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय न्यायाधीश, इन सबको हटाया जाता है। ठीक है, मिसबिहेवियर, कर्तव्यों के उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, इसके आधार पर इस महाभियोग लाया जाता है। अब देखोगे हम लोग राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया देखेंगे तो सबसे पहले प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्ताव किसी भी सदन में, देखो स्पष्ट लिखा है संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए, प्रस्ताव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन का 1/4 भाग लिखित में समर्थन करेंगे कुल सदस्य। मान लीजिए लोकसभा है, लोकसभा में लाया जा रहा है
तो लोकसभा के कुल सदस्य का 1/4 भाग राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो उसका कुल सदस्य का 1/4 भाग उसको समर्थन करेंगे, उस बिल को, प्रस्ताव को समर्थन करेंगे, तभी प्रस्ताव लाया जाएगा। अगर प्रस्ताव लाया गया तो उसके लिए उसके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा कि आपके खिलाफ क्या प्रस्ताव लाया जा रहा है। 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व पूछेगा? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना, मौखिक नहीं, लिखित में सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति की आपके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जा रहा है। फिर तीसरा प्रोसेस है प्रस्ताव को दोनों सदन में, लोकसभा में, तो लोकसभा में लाया है तो लोकसभा में पहले इसके लिए बहुमत पारित करना पड़ेगा। और बहुमत कैसा होगा? 2/3 बहुमत, याद रख लेना। 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा? उसको पारित करना पड़ेगा। फिर जब संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को, ये लोकसभा से पारित हो गया, फिर राज्यसभा में भी वैसे ही करना पड़ेगा, राज्यसभा में भी। फिर देखोगे तो 2/3 ना, 2/3 कुल सदस्य का 2/3, याद रख लेना, कुल सदस्य का 2/3। तो याद रख लेना, अब 2/3 दोनों जगह से पारित हो गया, तो दोनों जगह से पारित कर दिया गया तो राष्ट्रपति अपने पद से हट गया, ऐसा माना जाता है। तो इसी को लिखा गया है केवल और केवल संसद के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखो महाभियोग में आप देखोगे तो कौन लोग भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य लोग। लोकसभा के महाभियोग में इसमें भाग लेंगे तो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, याद रख, सॉरी, इलेक्टेड लोग राष्ट्रपति को चुनने में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन हटाने के लिए दोनों लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, याद रख लेना। ओके, राष्ट्रपति को चुनने में केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसको हटाने में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। इसको याद कर लेना। ओके, याद कर लेना। ओके, राज्य विधानसभा में या दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग भाग लेते हैं, याद रख लेना। इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति हटाने के लिए किया जाता है, अन्य के लिए रिमूवल शब्द यूज करते हैं, आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख। और ये जो देखोगे इंपीचमेंट कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, इसको याद रख लेना। ओके, अमेरिका के संविधान से इंपीचमेंट का जो प्रोविजन है वो कहां से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से प्रेरित है, इसको भी याद रख लेना है। कारण क्या होगा? संविधान का उल्लंघन, उसका वायलेशन, उसका अतिक्रमण और शारीरिक रूप से अक्षमता। ओके, ये होगा। तो इतना आपको जानना है, इतना को जान गए तो हो गया काम। ओके, तो 2/3 बहुमत, 1/4 से समर्थन चाहिए, 2/3 उसका बहुमत चाहिए, 14 दिन पूर्व सूचना देना है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये पूरा प्रक्रिया जानना है। पहले प्रस्ताव लाने के लिए 1/4, लेकिन उससे पहले 14 दिन पूर्व सूचना, फिर 2/3 बहुमत से कुल सदस्य का 2/3 बहुमत। हटाने के लिए लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर उसमें शामिल होते हैं, चुनने के लिए केवल इलेक्टेड मेंबर। ओके, तो ये हो गया आर्टिकल 61 जो अमेरिका से लिया गया है, इसको याद रख लेना। ओके, और एक और आर्टिकल देखेंगे, इसके बाद हम लोग अगला पार्ट में राष्ट्रपति का जो बचा हुआ सेक्शन है उसको कवर करेंगे। राष्ट्रपति पार्ट 2 आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पार्ट 2 लेकर आएंगे और उसमें कवर करेंगे। ये क्वेश्चन से शुरू, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। इसको मैं बता चुका हूँ, आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। यहीं तक रोकते हैं आज का ये लेक्चर, उसके बाद राष्ट्रपति पार्ट 2 करके एक और आएगा, ठीक है। उसमें हम लोग राष्ट्रपति के बचे हुए जितने भी आर्टिकल है उसको कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। और एक चीज़, आजकल YouTube एक नया ट्रेंड दे रहा है हाइप वाला, है ना, लाइक करते हो उसी में आप देखते हो तो साइड में है हाइप का, हाइप करते जाना है आप लोग को, प्लीज़ हाइप करना। आप लोग के लिए इतना अच्छा कंटेंट में इतना मेहनत करके लाते हैं तो आप इतना तो कर सकते हो, एक लाइक और एक हाइप, साथ ही साथ आप
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर सकते हो, यूट्यूब में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।